तो हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग इसी का हाफ पार्ट देख चुके थे, जिसमें मैंने सेल के जो न्यूक्लियस है वहाँ तक कवर किया था। तो आज कंटिन्यू करेंगे उसके आगे से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोल क्या है न्यूक्लियस का। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर तक हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पर देखेंगे रोल ऑफ न्यूक्लियस। तो रोल ऑफ न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या रोल है वो देखेंगे। उसके पहले मैं यहाँ से तो अब क्या है, रोल क्या है इसका देखते हैं। सबसे पहले इसका फंक्शन या फिर रोल जिसको बोलते हैं, तो इसका रोल क्या है। द न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन में ये सबसे पहले एक तो इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, मतलब जो सेल जो रिप्रोड्यूस करता है। तो हम लोग जानते हैं कि सेल में क्या होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, सेल का न्यूक्लियस में एग्जैक्ट में क्रोमोसोम, क्रोमेटिन, ये फाइबर होते हैं, जो डीएनए होते हैं, जीन्स होते हैं, सब इसी में पाए जाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, वो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जाता है और इसमें ये हेल्प करता है न्यूक्लियस। इट डिवाइजेज एंड पासिस द जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने बताया, जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है क्रोमेटिन या क्रोमोसोम, वो क्या करता है, इस जेनेटिक मटेरियल को अपने ऑफस्प्रिंग मतलब जो चाइल्ड होता है या फिर न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें ये ट्रांसफ़र करता है। एंड डायरेक्ट्स ऑल द केमिकल एक्टिविटीज़ द सेल, हिंस इज़ नोन एज ए डायरेक्टर ऑफ सेल। इसीलिए इसको डायरेक्टर ऑफ सेल बोलते हैं। जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है सारा वो कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए हम लोग इस सेल को, जो न्यूक्लियस होता है, उसको डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या है, तो न्यूक्लियस इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर सबसे पहला जो चीज़ है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इट हैज़ परफोरेशन कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे कि ये जो पोर्स दिख रहा है, ये पोर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेशंस। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको परफोरेशन बोलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब ये आसपास में जो प्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और बीच में जो कंडेंस्ड पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये वाला पार्ट जो है ये है न्यूक्लियोलस। तो ये तीन पार्ट्स यहाँ पर हो गए। अब इसके बाद जो है, न्यूक्लियस इज़ द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, जो हम लोग न्यूक्लियोलस देखते हैं, यहाँ पर राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए इसी जगह में फॉर्म होता है। नेक्स्ट है नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर आर कॉल्ड क्रोमेटिन। अब यहाँ पर जो क्रोमेटिन होता है ये क्या होता है, तो अगर कोई डिफाइन करने को बोले व्हाट इज़ क्रोमेटिन और डिफाइन क्रोमेटिन, तो नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर, मतलब क्रोमेटिन क्या होता है, एक फाइबर होता है जो न्यूक्लियो का जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है उससे प्लस प्रोटीन से, फिर न्यूक्लिक मटेरियल प्रोटीन से, इस चीज़ से बना होता है, एक फाइबर होता है जिसको हम लोग क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या क्या कंटेन करता है, तो ये डीएनए करता है, हिस्टोन करता है। हिस्टोन क्या है, एक तरह का बेसिक प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, प्लस आरएनए है। तो प्रोटीन यहाँ पर दो तरह के होते हैं। क्या क्या प्रोटीन होते हैं, पहला चीज़ तो एक होता है बेसिक प्रोटीन, ये है बेसिक प्रोटीन जिसको हम लोग हिस्टोन के नाम से जानते हैं। और एक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसको हम लोग एसिडिक प्रोटीन भी बोल सकते हैं, प्लस आरएनए। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो गया, प्लस इसके साथ जो है हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ए क्रोमोसोम। क्रोमेटिन थ्रेड जो होता है वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर वो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइज होकर, ऑर्गेनाइज होकर क्या फॉर्म करता है, क्रोमोसोम फॉर्म करता है। द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन द क्रोमोसोम कॉल्ड सेंट्रोमियर। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्रोमोसोम होता है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर का जो पोजीशन होता है उसके बेसिस में ये क्रोमोसोम को चार अलग अलग पार्ट में या चार अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला जो पार्ट्स है वो है मेटासेंट्रिक। मेटा नाम से पता चल रहा है कि इसका जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर का लोकेशन को शो करता है। तो सेंट्रोमियर मतलब मेटा मतलब क्या हो जाएगा, याद रखना है, मिडिल। यानी कि मेटासेंट्रिक मतलब हो गया, अगर सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम का एकदम मिडिल में प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होता है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, तो ये स्ट्रक्चर देख लेते कैसा देखने में लगेगा। जैसे कि ये क्रोमोसोम है और
ये क्रोमोसोम का एकदम मिडिल में, क्रोमोसोम के एकदम मिडिल में ये अगर सेंट्रोमियर है तो हम लोग इसको बोलेंगे मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर इसी जगह में सब मेटासेंट्रिक जैसे बोला गया है, सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये क्रोमोसोम है, अब यहाँ पर ये मिडिल पार्ट में नहीं होकर ये थोड़ा डिस्प्लेस्ड हो जाता है, और डिस्प्लेस होने से क्या होता है, वन एंड जो है ना छोटा हो जाएगा, मतलब ये मिडिल से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा। ये अगर मिडिल पोर्शन है तो मिडिल पोर्शन से थोड़ा सा ये डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा ऊपर या नीचे के साइड में चला जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। मतलब ये मिडिल से पूरा हटा नहीं है, मिडिल से थोड़ा, मिडिल का थोड़ा पास में होगा, तो इस तरह का क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर जो होता है वो थोड़ा सा मिडिल से क्या होता है, थोड़ा सा दूर में होता है। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब वो सेंट्रोमियर जो कि जो क्रोमोसोम का एंड में सिचुएटेड हो। जैसे कि ये अगर क्रोमोसोम हो जाता है, ये क्रोमोसोम का अगर वन हैंड हो जाता है तो पूरा एंड में नहीं होगा, इस जगह में होगा, नियर टू एंड्स, या नियर टू हम लोग बोल सकते हैं वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा, ये हो गया और ये हो गया, मतलब पूरा एंड के पास में होगा। और लास्ट जो चीज़ है, जो टेलोसेंट्रिक जो बताया गया है, टेलोसेंट्रिक में क्या होता है कि ये पूरा एकदम टेल में होगा, मतलब टर्मिनल एंड में होगा, यानी कि पूरा कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, वी साइज का दिखेगा, वी शेप का दिखेगा, तो इसमें क्या होगा, पूरा एकदम टर्मिनल एंड में ये जो है सिचुएटेड रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोसेंट्रिक। नेक्स्ट है स्मॉल क्रोमोसोम सेगमेंट सेपरेटेड फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द क्रोमोसोम बाय द सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड सेटेलाइट्स। अब क्या सेटेलाइट क्या होता है, तो सेटेलाइट होता है कि जब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल सेगमेंट, मतलब ये स्मॉल क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जो कि मेन बॉडी से सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम का मेन बॉडी होता है उससे सेपरेट हो जाता है, और इसमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटेलाइट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्रोमोसोम्स का ही पार्ट हो गया जो कि उससे अलग हो जाता है, प्लस इसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सैटेलाइट बोलेंगे। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स कुछ नया नहीं है, वैक्यूल्स मतलब क्या होता है, ये प्लांट्स में और एनिमल सेल में दोनों ही पाया जाता है। प्लांट सेल में ये डोमिनेंट होता है, बहुत बड़ा होता है, लार्ज होता है, जबकि एनिमल सेल में इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, दिखता नहीं है, बहुत ही छोटा होता है। तो ये सिंगल और लार्ज होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल, क्योंकि उनको बहुत सारा स्टोर करना पड़ता है मटेरियल्स को, जबकि स्मॉल और न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में पाया जाता है एनिमल सेल में। और इट इज़ इनक्लोज बाय ये मेम्ब्रेन, ये एक इनक्लोज किया जाता है जिस मेम्ब्रेन से, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं टूनोप्लास्ट। तो अगर पूछा जाए वैक्यूल्स का जो वॉल है उसको या मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग टूनोप्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो सबसे पहले ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी को प्लांट सेल्स में देता है, जैसे कि सेल फुला हुआ रहता है। दूसरा, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस जो कि स्टोर करके रख सकता है, वो है अमाइनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स। इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होता है जो कि परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शन को, जैसे कि एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल को एक्सपेल करता, बाहर निकालता है, या फिर एक्सेस ऑफ वाटर को भी ये बाहर निकालता है। नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो मेम्ब्रेनस का बना होता है पूरा, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, जो क्या क्या मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से बना होता है, तो ट्यूब्यूल्स होता है, वेसिकल्स होता है और सिस्टर्नी होता है। इन 3 यूनिट से मिलकर बना होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो होता है वो उसके मेम्ब्रेन में किसी भी तरह का कोई ग्रेन्यूल्स इस तरह से नहीं दिखेगा, जिसमें ग्रेन्यूल्स दिखता है इस तरह का छोटा उसके वॉल में, उसको हम लोग बोलते हैं रफ़। ये रफ़ जो होता है ये प्रोटीन का ग्रेन्यूल्स होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग जानते हैं राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन फैक्ट्री है, तो जब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहेगा
तो ये हेल्प करेगा प्रोटीन सिंथेसिस में। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कुछ भी नहीं रहता, तो ये क्या करता है, ये फंक्शन करता है फैट्स को बनाने में, फैट को सिंथेसाइज करने में, और इसमें किसी भी तरह का कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। जबकि रफ में राइबोसोम, आर्ट से राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ है सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सिस्टर्नी एंड द फ्लैटेन डिस्क लाइक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये एक डिस्क लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। एंड ट्यूबुल्स और ट्यूबुलर इन शेप, ट्यूबुल जो होता है ट्यूबुल शेप का होता है, ट्यूब टाइप का होता है। वेसिकल जो होता है सैक लाइक होता है, जैसे इस तरह से सैक्स बोरा जैसा होता है। तो ये हो गया उसके पार्ट्स। अब इसका फंक्शन जो मैंने बता दिया, फैट्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करने में करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आर, तो आर का फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन में। मेन साइट ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मेन काम यहीं से होता है, और मेन तो प्रोटीन सिंथेसिस है ही। गोल्गी apparatus जो है ये डिस्कवर किया गया है कैमिलो गोल्गी द्वारा इन 1898 में। ये भी मेम्ब्रेनस बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जैसा कि वो था। इसमें भी सिस्टर्नी होती है, और इसमें बहुत सारे स्टैक्स होते हैं जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, प्रोटेक्ट जो कि वेसिकल्स में होते हैं, और ये लाइसोसोम को फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ये अकेले हेल्प नहीं करता, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स के साथ मिलकर जो है लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करता है। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम को हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि ये सेल्स को मारने का कैपेबिलिटी रखता है। ये खुद ही का सेल को डाइजेस्ट करके खा सकता है, और जब ये बर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स भरे रहते हैं। एसिड मतलब कुछ ऐसे जूस एसिड्स भरे रहते हैं, एंजाइम्स भरे रहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे होते हैं कि वो अगर कहीं लाइसोसोम जो है डबल लेयर है वो अगर फट गया तो ये जो पूरा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये क्या करता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह काम करता है सेल में, और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो कि फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। लेकिन कभी कभी कुछ रीज़न से क्या करता है, खुद को सेल्स को मारना होता है या डाइजेस्ट करना होता है, तब ये बर्स्ट हो जाता है और वो खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं या किचन ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं। ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल है, और इसका खुद डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, इसको याद रखना है। और इसलिए ये खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है, जिसके पास खुद का डीएनए होगा खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है। इंपॉर्टेंस फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, प्लस ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडेनोस ट्राइओस फॉस्फेट, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन के थ्रू जो है ऑक्सीजन लेकर ये क्या करता है, एटीपी से मतलब ये फूड से क्या करता है, एटीपी को प्रोड्यूस करता है, जो कि हम लोग का करेंसी सेल है, करेंसी एनर्जी करेंसी हमारे सेल्स के। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टी एंड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये वाला जो ब्लू वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये जो पार्ट है ब्लू जो कलर का पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और उसके साइड में जो स्टैक्स करके जो पार्ट दिख रहा है उसको क्रिस्टे बोलते हैं। ये जो साइड का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और यहाँ का जो मेम्ब्रेन दिख रहा है इसमें अंडर साइड में जो मेम्ब्रेन, मतलब मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन होता है। तो जो आउटर साइड में उसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो इनर साइड में उसको इनर मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसका बीच का जो ब्लूइश पार्ट है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और अंदर का जो ये वाला जो है कॉर्नर साइड का इसको क्रिस्टे बोलते हैं। अब प्लास्टिड मतलब क्या होता है, प्लास्टिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है सिर्फ प्लांट में, एनिमल्स में होता नहीं है। ये अलग अलग कलर का होता है, इसका भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो इसका अलग अलग टाइप्स है, जैसे क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, ये तीन पार्ट्स होते हैं। ये अलग अलग कलर को शो करता है। क्रोमोप्लास्ट ऑलवेज ग्रीन कलर का होगा, जिसमें क्लोरोफिल हो सकता है, उसमें कैरोटीन हो सकता है, जैंथोफिल भी हो सकता है। ये अलग अलग कलर को दिखाता है। कैरोटीन जैसे कि ऑरेंज कलर दिखाता है, जैंथोफिल जैसे येलोइश दिखाता है। उस तरह से ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये पूरा कलरलेस होता है, जैसे ये पोटैटोज में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कलर कलरलेस होता है। जो ग्रीनिश पार्ट हम लोग देखते हैं कोई भी खाने वाला, वो क्रोमोप्लास्ट उसमें होता है, और जो अलग अलग कलर होता है ये इसमें कैरोटीन, जैंथोफिल जैसे मटेरियल जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो कि फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स है। ये प्लास्टिड्स का फंक्शन क्या है, द कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड में क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। प्लस ये क्या करता है, कलर को शो करता है,
जैसे लीव्स का कलर हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, उसको शो करता है। तो ये था सेकेंड पार्ट्स सेल्स का। और पहला पार्ट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहाँ से वो पहला वाला वीडियो देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जल्दी चैप्टर नंबर 3 जो है कवर करेंगे, दैट इज़ क्लास 9 साइंस का।